an incident ray AB strikes the mirror PQ at B, comma, the reflected ray moves along the path BC. The reflected ray moves along the path BC. And strikes the mirror RS at C. Strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD. And again reflects back along CD. We stop prove that AB is parallel to CD. That AB is parallel to CD. फिगर देखिएगा क्या दे रखी है। In the given figure, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. तो PQ और RS ये दो मिरर हैं जो एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. तो एक incident ray है AB, an incident ray AB strikes the mirror PQ at B. तो एक incident ray है AB, ये PQ मिरर को B पर स्ट्राइक करता है. The reflected ray moves along the path BC. ये reflected ray moves along the path BC. ये दे रखा है and strikes the mirror RS at C. ये जो BC ray है ये RS मिरर को C पर स्ट्राइक करता है और and again reflects back along CD. Again reflects back along CD. फिर से ये CD के along reflect back हो जाता है. तो जरा देखिएगा इसमें हमसे ये कहा गया है कि prove that AB is parallel to CD. NCERT का क्वेश्चन है ये. इज पैरेलल टू CD. मुझे प्रूव करना है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है. प्रूव AB इज पैरेलल टू CD. ठीक. अच्छा हम क्या करेंगे, आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं. ठीक है. अच्छा हम ये कहेंगे कंस्ट्रक्शन a normal ब्रैकेट में लिखें परपेंडिकुलर at B and at C as shown. At B and at C as shown.
सी डी, इस पॉइंट को बोल दीजिए ई और इस पॉइंट को बोल दीजिए एफ। इस पॉइंट को बोल दीजिए ई और उसको बोल दीजिए एफ। ये बी ई हो गया और ये सी एफ, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि हमने बी पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करा है, तो बी पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करा है, जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल भी बोल देते हैं। तो जिस पॉइंट पर कोई भी रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहाँ पर भी कोई रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ही हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उस परपेंडिकुलर को बोला जाता है नॉर्मल। तो हम ये कहेंगे कि ये वाला जो एंगल है, अगर ये वाला एंगल एक्स है तो भाई ये वाला एंगल भी एक्स ही होगा। आप यहाँ पर लिखेंगे हियर at point B, ray AB is acting like इंसिडेंट रे। और ये जो PQ और RS है ना, ये प्लेन मिरर दे रखे हैं, तो मिरर पर ही तो रिफ्लेक्शन होगा लाइक इंसिडेंट रे। EB like normal and BC like reflected ray and BC like reflected ray। तो यहाँ पर पॉइंट ए बी पर हमारा ए बी तो इंसिडेंट रे की तरह बिहेव कर रहा है, ई बी नॉर्मल की तरह बिहेव कर रही है और बी सी रिफ्लेक्टेड रे की तरह बिहेव कर रही है। तो हम ये कहेंगे एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल ई बी सी इज इक्वल टू एक्स से, ऐसा हमने मान लिया कि दोनों जब इक्वल है तो कोई एक टर्म के बराबर मान लिया एक्स के इक्वल, ब्रैकेट में लिख देना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कॉमा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये लॉज जो होते हैं रिफ्लेक्शन के, उनमें से एक लॉ ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये हो गया। आगे चलते हैं। अब ये हमारे पास हो गया। इसके बाद हम ये कहेंगे एट पॉइंट सी सिमिलरली एट पॉइंट सी बी सी एट पॉइंट सी बी सी इज एक्टिंग लाइक is acting like incident ray, FC like normal, FC like normal and CD like reflected ray। ये एंगल वाई है तो ये वाला एंगल भी वाई हो जाएगा। सो एंगल BCF is equal to एंगल FCD is equal to y से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। यहाँ तक बता दीजिए क्लियर है? यहाँ तक ठीक है? ठीक। और इसके बाद हम ये कहेंगे
since BC and since BE and FC are perpendiculars between two parallel lines, perpendiculars between two parallel lines, PQ and RS. So DE is parallel to FC. अगर हम कोई दो पैरेलल लाइंस लेंगे ना और उन दो पैरेलल लाइंस के बीच में हम कोई दो परपेंडिकुलर्स बना लेंगे तो हम ये कहेंगे कि वो जो दो परपेंडिकुलर लाइंस बनी है वो भी आपस में पैरेलल होंगी। सही है, समझ गए? ठीक है। सो BE इज पैरेलल टू FC, ये हो गया। तो हमारा ये वाली साइड जो BE और FC दोनों के दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो x इज इक्वल टू y, ब्रैकेट में लिखिएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बताइए जी, समझ गए? नहीं क्लियर है? नहीं पूछिए। अरे तो कोई बात नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये PQ हो गई ये लाइन और ये वाली लाइन हो गई RS। ये दोनों ये लाइन क्या है, ये दोनों के दोनों मिरर दे रखे हैं। तो मिरर एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, एक मिरर ऐसे रखा हुआ है, एक मिरर नीचे रखा हुआ है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल। इसमें इन्होंने बताया कि एक रे ऑफ लाइट आती है AB यहाँ टकराती है, टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब वो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो यहाँ पर इस वाले मिरर पर टकराती है, ये भी एक बार और रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो उनका ये कहना है कि आप AB और CD पैरेलल हैं, ये प्रूव करिए। आप ये प्रूव करिए कि AB और CD पैरेलल है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया? क्वेश्चन क्लियर है? ठीक। अब जरा देखिएगा कि जब भी हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन में हमारे पास एक लॉ होता है, मतलब लॉ तो दो होते हैं, लेकिन एक लॉ ये होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता किसके साथ है? जो रे ऑफ लाइट टकरा रही है ना, ये तो कहलाती है इंसिडेंट रे, जो टकरा कर वापस आ रही है ये कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पर ये लाइंस टकराती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस उसी पॉइंट पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, उसी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। वो परपेंडिकुलर क्या कहलाता है? नॉर्मल कह देते हैं उसको। और इंसिडेंट रे और परपेंडिकुलर यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होता है, इसीलिए मैंने एंगल ABE और एंगल EBC दोनों को x लिया, एंगल ABE एंगल EBC दोनों को x लिया, क्योंकि रीजन लिख दिया लॉज ऑफ एज पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। यहाँ तक क्लियर है? बताओ। ठीक, अब आगे चलते हैं। सिमिलरली एट पॉइंट C, अब पॉइंट C की बात करते हैं तो ये BC रे आ रही है यहाँ पर, BC यहाँ पर आकर टकरा रही है इस पॉइंट पर। जिस पॉइंट पर टकरा रही है उसी पॉइंट पर मैंने एक परपेंडिकुलर रॉड ड्रॉप कर दिया। इस परपेंडिकुलर को भी नॉर्मल बोलेंगे, नाम है परपेंडिकुलर का, नाम है नॉर्मल, ठीक है। तो वो ड्रॉप कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ से ये स्ट्राइक होकर ये इस तरफ जा रही है ऐसे। तो हमने ये कहा कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। इस पॉइंट पर जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा दैट इज नॉर्मल, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल, इसीलिए PCF और FCD, PCF और FCD दोनों इक्वल है y के। यहाँ तक बताइए, समझ गए? अब अगर कोई दो लाइंस पैरेलल हैं, उन दो लाइंस के बीच में मैं परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करता हूँ। ये PQ और RS पैरेलल है, इनके बीच में मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा BE और FC, तो ये दोनों लाइंस भी तो पैरेलल हो गई आपस में। याद रखिएगा, नहीं भी पता है कि दो लाइंस अगर पैरेलल हैं उनके बीच में हमने दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करी हैं, तो वो जो दो परपेंडिकुलर्स हैं ना, वो दोनों परपेंडिकुलर्स भी आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है।
अच्छा, अब अगर BE और FC पैरेलल है तो ये BC जो है ये दोनों को कट कर रहा है, ये BE को भी टच कर रहा है और इधर FC को भी टच कर रहा है, तो ये लाइन दोनों को टच कर रही है। तो इस लाइन के इस तरफ वाला एंगल X और इस लाइन के इस तरफ वाला एंगल Y, ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जैसे दो पैरेलल लाइंस होती है ना, और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जो ट्रांसवर्सल है एक तो इस तरफ वाला एंगल और एक इस तरफ वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स जो हैं इक्वल होते हैं, इनको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो वही हमने देखा कि इस बार ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये वाला जो एंगल है वो सॉरी ये लाइन हो गई ट्रांसवर्सल, इस ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाला एंगल जो ये नॉर्मल के साथ बना रहा है, इस वाली लाइन के साथ बना रहा है, और इधर वाला एंगल जो ये इधर वाली पैरेलल लाइन के साथ बना रहा है, ये एक्स और वाई ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्लियर है अभी? ठीक है, इनको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया, देयरफॉर तो एक्स इज इक्वल टू 2y, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर एक्स इज इक्वल टू वाई है तो 2x इज इक्वल टू 2y होगा। बोलो सही? ठीक है, 2x इज इक्वल टू 2y हो गया। तो हम ये कहेंगे ये 2x क्या है? ये पूरा का पूरा एंगल, पूरा का पूरा एंगल हम कहेंगे एंगल ABC, ये हो गया 2x। 2x की जगह मैं लिख दूंगा एंगल ABC। इसी तरह से जो 2y है ये पूरा, ये क्या हो जाएगा? BCD, तो इसको लिखेंगे एंगल BCD। एंगल ABC एंड एंगल BCD ये दोनों इक्वल हो गए। यहाँ तक बोलिए, समझ गए? अब जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो हम ये कहेंगे कि एंड एंगल ABC एंगल BCD are एंगल ABC and एंगल BCD are forming एंगल ABC and एंगल BCD are forming a pair of alternate interior angles interior angles which are equal so AB is parallel to CD, AB is parallel to CD। तो आप ऐसा देख सकते हैं यहाँ पर मान लीजिए कि जैसे ये BC एक ट्रांसवर्सल है और एक लाइन ये है AB, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है CD। तो आप ये देखिए ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाला एंगल क्या है? 2x, और ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाला एंगल क्या है? 2y। 2x और 2y ये दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और 2x और 2y दोनों इक्वल दे रखे हैं। इक्वल हमने प्रूव कर दिया ना, 2x इज इक्वल टू 2y इक्वल है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तब हम ये कहेंगे कि जो लाइन्स हैं वो पैरेलल ही होगी। तो AB और CD इस वजह से पैरेलल हो गई। इस क्वेश्चन को ना इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और रख लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये NCERT का क्वेश्चन है और पेपर में बहुत आता है ना। और यकीन ना हो तो इस क्वेश्चन को छोड़कर चले जाना जब लाइन्स एंड एंगल्स का टेस्ट हो, ठीक है। और फिर देखना पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, फिर क्या था कि आज बताया था मेरे को और अब मैंने करा दिया, कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन देखेंगे। अब मैं मिक्स करवा रहा हूँ क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है। बाकी चैप्टर तो हम ये कर चुके हैं लाइन से एंगल्स, ठीक है। आप कहेंगे जब भी कहेंगे रिवाइज कराने के लिए रिवाइज करवा देंगे। आप ये देख लीजिए, जैसे साइंस है, साइंस में हमने केमिस्ट्री में 2 चैप्टर कर लिए हैं, मैटर और इस मैटर और ऑफ स्पेस में 2 तो ये चैप्टर कर लिए हैं। फिजिक्स में भी 2 कर लिए, मोशन एंड फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, ठीक है। बायोलॉजी में भी 2 चैप्टर कर लिए, इसमें तो काफ़ी सारे कर लिए। तो आप बता देना अगर कोई चैप्टर रिवाइज भी करवाना हो ना, तो मैं स्टार्टिंग से रिवाइज करवा दूँ, क्योंकि
मुझे लगता नहीं है कि इन दो चैप्टर से ज़्यादा आने वाला है टेस्ट में। रीज़न ये है कि आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, सब में 4 ही चैप्टर है बस। सब में 4 चैप्टर है, तो दो हम सभी के कर चुके हैं। अगर कोई भी चैप्टर रिवाइज करना, फॉर एग्जांपल आप कहें कि फिजिक्स का मोशन करें, वो बहुत दिन हो गया रिवाइज करना, बता देना, मैं कल से वो स्टार्ट करा दूँगा। क्योंकि मुझे जो है अभी लास्ट क्लास में तो टिश्यूज़ हमने फिनिश करना है, ठीक है। टिश्यूज़ के नोट्स दे दिए थे मैंने तुम्हें नहीं दिए थे ना, तो आज ले देना आज से। 4 चैप्टर आ रहे हैं सर मेरे इवन में भी साइंस में। कौन कौन से? मैग्नेटिक्स का ये 2 है और फंडामेंटल का था और टिश्यूज़, सही है मोशन। हाँ, तो आप कहेंगे तो मैं मोशन से करवा दूँगा। हाँ, मोशन थोड़ा हार्ड सा है सर मोशन। तो मोशन में करवा देता हूँ, कल से स्टार्ट करा दूँगा, रिवाइज करवाना। भाई हमने 6 चैप्टर कर लिए हैं साइंस में और फर्स्ट टर्म तक यही चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। तो अपना टारगेट भी यही रहता है कि एक चैप्टर जो है वो हम 2 बार कर दें। जो फर्स्ट टर्म होता है उससे पहले एक चैप्टर 2 बार कर दें। तो आप बता देना, मैं मोशन से करवा दूँगा स्टार्ट। आप कहोगे केमिस्ट्री से करना है, केमिस्ट्री से करना है, बायो से करोगे, बायो से करना है, ठीक है। तुम कहीं गए हुए थे ना, आज ही आए, कल 15 को आ गए थे। चलिए जी, अब क्वेश्चन नोट करें नेक्स्ट। और वो गया प्रबल, गया प्रबल गया है, कब तक है? जून। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखिए। इन द गिवन फिगर शो दैट EB इज पैरेलल टू EF। The given figure show that AB is parallel to EF. मुझे शो करना है कि AB और EF ये दोनों लाइन्स पैरेलल होंगी। अब इसको कैसे कर सकते हैं शो, देखिएगा। यहाँ लिखिएगा, if we consider lines EF and CD, अगर हम EF और CD लाइन्स को कंसिडर करें तो हम ये कहेंगे कि एंगल FEC प्लस एंगल DCE is equal to 30 डिग्री प्लस 150 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री। बोलो, ये समझ गए भाई? आप ये देखिए, मैंने कौन कौन सी लाइन कंसिडर करी है। मैंने EF और CD लाइन कंसिडर करी है,
ठीक है। तो एक ऐसी लाइन जो ई एफ और सी डी दोनों को कट करके जा रही है, वो कौन सी लाइन है? ई सी। ई सी जो लाइन है वो ई एफ को भी टच कर रही है और सी डी को भी टच कर रही है। तो ई सी जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल हो गई, ठीक है। और ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ वाले दोनों एंगल जो होते हैं उनको कोइंटीरियर एंगल बोलते हैं। और अगर कोइंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब ई एफ और सी डी पैरेलल रही होंगी। जब दो पैरेलल लाइंस के बीच की ट्रांसवर्सल होती है तभी तो सेम साइड वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है, जिसको कोइंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। नहीं समझे? समझ गए? बता दिया अगर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें क्या बोलेंगे? को इंटीरियर एंगल्स सो ई एफ इज पैरेलल टू सी डी। ई एफ और सी डी ये दोनों के दोनों पैरेलल में हैं। बोलो जी, क्लियर? ठीक है। तो ई एफ जो है वो सी डी के पैरेलल हो गया, क्योंकि ये जो दोनों एंगल्स बने हैं इन दोनों एंगल्स का मैंने पहले से ये नहीं सोचा था कि ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं तो इनका सम 180 डिग्री के इक्वल लिख दूँ। हमने प्रूव करा है, हमने देखा है 150 और 30 दोनों को ऐड करा तो 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ई एफ और सी डी दो अलग अलग लाइन्स हैं, उनको काटने वाली एक लाइन इसी है जो कि ट्रांसवर्सल है। तो वो लाइन्स को काटते हुए अगर कोई लाइन जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। और ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले दोनों एंगल्स जो हैं अगर उनका सम 180 डिग्री आ रहा है तो यानी कि वो कोई इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री, कोई इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री तब आता है दोनों लाइन्स पैरेलल हो गए। तो इसका मतलब ई एफ और सी डी पैरेलल होती है। बताओ, समझ गए? ये हमारी बन गई फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है जी। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई। इसके बाद उनकी बात करूंगा, नाउ कंसिडर है पानी है पानी है, ये बॉटल देना, पानी ठंडा होगा इसमें। Now consider lines ए बी एंड सी डी। अब हम क्या करेंगे कि जो सबसे ऊपर वाली लाइन ए बी है और सबसे नीचे वाली लाइन सी डी है, इन दोनों को कंसिडर करेंगे। इसको ना नीचे रख दो, ना गिर जाएगा उसमें से, नीचे रखो। नाउ कंसिडर लाइन्स ए बी एंड सी डी। इसमें मैं कहूँगा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। एंगल ए बी सी कितना है? 66 डिग्री। और एंगल बी सी डी कितना है? 36 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 66 डिग्री। बताइए जी, क्लियर है? तो आप ये देखिए, ये वाला एंगल भी 66 डिग्री और ए बी की और सी डी की बात कर रहा हूँ। तो ये जो बी सी लाइन है ये पूरी की पूरी क्या होगी? ट्रांसवर्सल। तो इसमें ट्रांसवर्सल के इस तरफ बनने वाला एंगल, ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाला 66 और ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाला भी 66। तो दोनों एंगल्स अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ रहे हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल किस केस में आते हैं? जब लाइन्स पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो दे आर forming a pair of alternate interior. They are forming a pair of alternate interior angles. So AB is parallel to CD. हमारी सेकंड स्टेटमेंट। हमें क्या प्रूव करना है? हमें तो ये प्रूव करना था ए बी और ई एफ पैरेलल हो गए, हो गए ना पैरेलल। भाई ई एफ सी डी के पैरेलल है और ए बी भी सी डी के पैरेलल है। ए बी भी सी डी के पैरेलल, ई एफ भी सी डी के पैरेलल। इसका मतलब ए बी और ई एफ आपस में पैरेलल, सही है? ठीक है। ए बी और ई एफ दोनों आपस में पैरेलल हो गए। लिखेंगे यहाँ पर
from first and second AB is parallel to EF. एक और क्वेश्चन लिखिएगा, इन द गिवन फिगर AB is parallel to CD and angle F is equal to 30 degree. AB is parallel to CD and angle F is equal to 30 degree. Full stop. Find angle ECD. ECD. EFE CD the B ये फिगर दे रखी है और इस फिगर में ये वाला एंगल 30 डिग्री दे रखा है, ये वाला एंगल 90 डिग्री दे रखा है और वो कह रहे हैं कि आप एंगल ECD निकालिए। AB इज पैरेलल टू CD, ये दे रखा है कि ये AB और CD पैरेलल है। Triangle A in triangle FAE angle F plus angle A, ये angle F plus angle A plus ये वाला angle FEA is equal to 180 degree. Impulsion property. Angle F plus angle A plus angle FE is equal to 180 degree. Angle F कितना है 30 degree. Angle E कितना है 90 degree. Plus angle FEA is equal to 180 degree. 30 plus 90 120. वाला एंगल 60 डिग्री हो गया। It implies that angle CEB, ये पूरा एंगल is equal to angle FEA, मतलब ये एंगल और ये एंगल ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, 60 डिग्री हो जाएगा।
एंगल सी ई बी इज इक्वल टू एंगल एफ ई ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। बताएंगे ये दोनों एंगल इक्वल क्यों होना है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हम ये कहेंगे सिंस AB is parallel to CD, therefore angle CEB ये वाला प्लस एंगल ECB इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन बताइए भाई क्या होगा? ये पूरी लाइन AB और ये पूरी लाइन CB ये पैरेलल दे रखी है और ये ट्रांसवर्सल हो गई EC, ये वाला एंगल CEB 60 और ये ECB ये पूरा एंगल, इन दोनों का सब 180 डिग्री क्यों होगा? इंटीरियर एंगल्स और CEB तो 60 डिग्री है ही, प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 60 ये हो गया 140 डिग्री। ठीक है, बस इतना करिए और लाइन्स एंड एंगल्स NCERT से लाइन्स एंड एंगल्स कंप्लीट करिए। जहाँ डाउट हो मेरे को बताइए। ठीक है, दो एक्सरसाइज दे रखी है, दोनों कंप्लीट कर सकते हो आप, सारा मैंने करवा दिया। चलिए जी, फिर कल से क्वेश्चन रिवाइज करेंगे।